सो हेलो गाइस, क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के दूसरे वाले हफ्ते का सेकंड वाला पार्ट हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन लगाने के बाद इनकी प्रैक्टिस जरूर लगा लेना। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप जब वहां पे टेस्ट वगैरह लगाओगे तो आपकी रैंकिंग, परसेंटेज, कितने गलत कितने राइट गए, बाकी बच्चों के रेस्पेक्ट में आपकी क्या रैंक रही है, सब कुछ एनालिसिस आप कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस हमने कब मनाया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो आंसर होगा 11 मई को। अच्छा, इसे 11 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और इसे पोखरण परमाणु परीक्षण नाम से भी जाना जाता है। जबकि आपको एक और पॉइंट याद रखना है, मई 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और इस तरह से भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बना था। अच्छा, ये तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है जो हम 11 मई को मना रहे हैं। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। फिर है, फाइंडिंग फ्रीडम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंड ने। देखो, इस बुक का पूरा नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मैगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। ये बायोग्राफी है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन मार्कल की, और इसे इसी साल अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। अभी आपने पढ़ा भी होगा, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने अभी शाही परिवार को छोड़ दिया है। मतलब अब ये प्रिंस बनकर नहीं रहना चाहते हैं और अब ये अमेरिका में चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे ये। अच्छा, वैसे इनके अलावा दो और प्रिंस हैं। एक का नाम है प्रिंस विलियम और अभी इन्होंने अर्थ शॉट पुरस्कार भी शुरू किया था। इसके अलावा एक प्रिंस चार्ल्स हैं जिन्होंने भारत में चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड भी शुरू किया था। फिर अभी किसने ध्रुव्स DHRUVS नाम से अल्ट्रा वायलेट आधारित सैनिटाइजर डेवलप किया है? तो आंसर होगा DRDO ने। तो मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, करेंसी नोट, आईपोड, पासबुक, चालान या कोई भी तरह का कागज, उसे सैनिटाइज करने के लिए ये अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट तैयार किया है। अच्छा, DHRUVS इसकी फुल फॉर्म भी है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। और अभी आपको शायद याद भी होगा कि DRDO ने कुछ समय पहले केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था, वो भी याद रखना। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? जब नासा की स्थापना हुई थी। और नासा की कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, जिनको 2019 में मिसाइल सिस्टम का अवार्ड मिला था। और DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और 1 जनवरी को हम DRDO दिवस भी मनाते हैं। फिर अभी एक डेटा जारी हुआ है, उसके अनुसार किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है? तो आंसर होगा नागालैंड में। अभी भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर डेटा जारी किया है। आपको बता दूं, इन डेटा को नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है। और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय जन्म दर तो रही है 20, मृत्यु दर रही है 6.2 और शिशु मृत्यु दर रही है 32। स्टेट वाइज बात करेंगे तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है नागालैंड में और सबसे ज्यादा रही है मध्य प्रदेश में। सबसे कम जन्म दर रही है अंडमान निकोबार में और सबसे ज्यादा रही है बिहार में। उसी तरह से सबसे कम मृत्यु दर रही है दिल्ली में और सबसे ज्यादा रही है छत्तीसगढ़ में। फिर अभी किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है? तो आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है और इसे क्या नाम दिया गया है? कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया है। तो इस किट से न केवल कई जांच हो सकेगी बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा आप जांच कर पाओगे, ज्यादा सैंपल कलेक्ट कर पाओगे तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि जो भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनका पता लगा सको, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल बढ़ गए ना उधर। तो ये बनाया है किसने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। अच्छा, पुणे से कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको याद होगा पहला उल्लू महोत्सव आपको पुणे में ही आयोजित किया गया था। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं अभी करंट अफेयर्स के। अभी पुणे नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी करने के लिए। और पुणे में ही स्थित है माई लैब डिस्कवरी। तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी जिसका नाम रखा था पैथो डिटेक्ट। फिर है, इजराइल ने किसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा है? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो अभी आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी की हमने जयंती मनाई थी कब? 7 मई को। तो उसी मौके पर उन्हें सम्मानित करते हुए
इजराइल ने अपनी एक सड़क का, एक मार्ग का, एक स्ट्रीट का नाम रखा है उनके नाम पे। अच्छा, अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 159th जयंती मनाई गई थी और इजराइल ने अपनी तेल अवीव सड़क का नाम उनके नाम पे रखा है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से 2-3 पॉइंट आप याद रख लो, क्योंकि अभी इनकी जयंती भी मनाई थी तो हो सकता है प्रश्न आ जाए। इनकी एक रचना है गीतांजलि और इसी के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय भी थे। और 2 पॉइंट और याद रखो, देखो तो भारत का नेशनल एंथम और बांग्लादेश का कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला, उसको भी लिखा था। बात इजराइल की है तो कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और याद रखना, भारत की एक आईटी कंपनी है टीसीएस, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है प्राणवायु नाम का एक श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य यानी कि रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्राणवायु कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम की मदद से बेंगलुरु में लोग किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए सेल्फ टेस्ट करने में सक्षम होंगे। बेंगलुरु जो कि आपकी कैपिटल है कर्नाटक की। अच्छा, बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये वृषभवती नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे आपके इन्फोसिस का, विप्रो का, इसरो का और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर है। और इसी तरह से कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे रहा था बेंगलुरु। फिर है, अभी दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति यानी कि संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बताना इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक पैरा एथलीट है, ये हरियाणा से बिलोंग करती है और शॉर्टपुट प्लेयर है ये। और अभी इन्होंने पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि एक रूल होता है कि एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है। और दीपा मलिक ये अभी पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन चुकी है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अध्यक्ष बनी रहे या फिर ये खेल खेलती रहे खिलाड़ी बनके। तो इन्होंने अध्यक्ष बनना स्वीकार किया और इन्होंने कहा कि मैं खेलों से संन्यास ले लूंगी। दीपा मलिक की थोड़ी सी बात कर लें तो ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आपको पता है 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो जीता था इन्होंने बजरंग पूनिया के साथ मिलकर के, और इस तरह से ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली पैरा एथलीट बनी थी। इसके अलावा एक और पॉइंट याद होगा, दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त को अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया था, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में शामिल किया गया था। इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर है, किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया? तो आंसर होगा चाइना ने। ये ऑनलाइन होता है और ये इसका पहला संस्करण था, और चाइना ने जीत लिया किसको हरा करके? यूएसए को हरा करके। इसमें भारत 5वें स्थान पे रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। चाइना ने जीता है। देखो, चाइना से 2-4 पॉइंट याद रखो। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, आप जानते ही हो, और बीजिंग से 4-5 पॉइंट याद रखो लिंक कर करके। जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। 2022 में जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी कहाँ होंगे? बीजिंग में ही होंगे। 19वां एशियन गेम्स 2022 में जो होगा वो भी चाइना में होगा, चाइना के हांगझाओ में। और तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 में होगा, वो भी चाइना में होगा, चाइना के शांटाओ में। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और अभी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है जिसका नाम है DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा। फिर अभी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को। और 12 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है। ये एक ब्रिटिश नागरिक थी और इन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और 1909 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया था इन्हें, और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला बनी थी। और यहाँ से एक प्रश्न मैंने आपको और लिंक करके याद करवाया था, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। वैसे इनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को, जिस दिन हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं, तो वो भी याद रखना। बाकी इस प्रश्न से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनेगा कि इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही है नर्सेस, अ वॉइस टू
लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स एंड मिडवाइफ्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे हमने कब मनाया था? 5 मई को। फिर है अटल पेंशन योजना, ये किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 2015 में। 9 मई 2015 को इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ पे लॉन्च किया था? कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक पेंशन योजना है और ये भी न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि इसको पूरे 5 साल हो चुके हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर आपका एग्जाम में एग्जामिनर योजनाओं से प्रश्न पूछना चाहता है तो यहाँ से वो प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। और इसमें वो लोग भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष तक है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जैसे ही 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी आपको पेंशन मिलने लग जाएगी 1000 से 5000 रुपये तक की। और अगर उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो पेंशन उसकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाती है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो वैसे तो अभी इसे पायलट बेसिस पे 23 पुलिस थानों में ही शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या कि अब आपको FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर डायल करो और अगर देखो इतनी ज़्यादा गंभीर बात नहीं हुई तो आपकी फ़ोन पे ही FIR दर्ज कर दी जाएगी, और ज़्यादा गंभीर बात होती है तो पुलिस आपके घर पे आएगी FIR दर्ज करने। यही है FIR आपके द्वार योजना। और इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है ये मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ये अलग से नहीं करा रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की भी अभी घोषणा की है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी ने कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दी है उन्हें कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये कर्मवीर पदक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। मध्य प्रदेश की बात कर लें, कैपिटल इसकी भोपाल है और यहीं पे भारत का पहला आपका ई-वेस्ट क्लिनिक बना है। और मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। याद रखना, यहीं पे आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है और ये रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यहाँ पे काफी सारे, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क है यहाँ पे, पेंच नेशनल पार्क भी है, वन विहार नेशनल पार्क भी है और एक संजय नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। याद रखना, एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी नाम आता है लेकिन वो है महाराष्ट्र का। अगर संजय नेशनल पार्क बोलेंगे तो केवल वो मध्य प्रदेश का है, संजय गांधी बोलेंगे तो वो महाराष्ट्र का है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी वाहन भी शुरू किया था और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी, जीवन अमृत योजना शुरू की थी, जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी और अभी मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना था मध्य प्रदेश। और रेडियो स्कूल भी शुरू किया था अभी इसने। उसके अलावा नमस्ते ओरछा महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। इसके अलावा याद रखना, मध्य भारत का पहला मेगा फूड बिहार का मध्य प्रदेश के देवास में ही बना है। और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये खुलेगा आपके इंदौर में। इंदौर वही है जहाँ पे अभी ये कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर भी बना था, इंदौर। फिर है अभी किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो आंसर होगा इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? आनंद कुमार का। और आनंद कुमार अब संस्कृति मंत्रालय में नए सचिव बनेंगे। बाकी अरविंद कुमार शर्मा ये अभी MSME मंत्रालय में सचिव बने थे। गिरधर अरमाने ये परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने थे। अच्छा, नवीन व नवीकरणीय राज्य मंत्री कौन है? हमारे राजकुमार सिंह हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है आरा बिहार। फिर है अभी CSIR ने किस नाम से एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है? तो आंसर होगा स्वस्थ वायु के नाम से। तो बेंगलुरु में स्थित CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम रखा है स्वस्थ वायु। अच्छा, वेंटिलेटर की बात है तो कुछ वेंटिलेटर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि IIT बॉम्बे ने कम लागत वाला रूहदार वेंटिलेटर बनाया था। कुछ और भी इंस्टीट्यूट थे इसके साथ, उनके साथ मिलकर बनाया था। और नासा ने बनाया था वाइटल नाम का वेंटिलेटर, जबकि IIT रुड़की ने प्राण वायु नाम से वेंटिलेटर बनाया था और IISc बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट आयु नाम से वेंटिलेटर बनाया था। बात करेंगे IIT हैदराबाद ने, इसने अभी जीवन लाइट नाम से वेंटिलेटर बनाया था। और भारतीय रेलवे बना रही है जीवन नाम का एक वेंटिलेटर कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में। बाकी CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये भी अभी न्यूज़ में था काफ़ी। जैसे कि बात करें, अभी CSIR ने किसानों के लिए किसान सभा एप्लीकेशन को लॉन्च किया और इसने अभी फेलुदा नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट भी तैयार की थी। उसके अलावा CSIR ने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन बनाई थी।
फिर है किस शहर में होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में होम डिलीवरी में कैशलेस पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब अब किसी सामान की डिलीवरी होती है, आपके यहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय आता है तो आप उसको पैसे नहीं दोगे कैश में, आप उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे। ऐसा इसलिए किया गया यहाँ पे कि मान लो कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होता है, किसी को पता नहीं होता, तो वो पैसे निकाल के देता है तो उस पैसे से संक्रमण फैलेगा, वो एक के पास जाएगा फिर दूसरे के पास जाएगा। तो कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए अहमदाबाद ये आपके गुजरात में है। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद को याद रखना भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। और जो आपका 11वां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ था वो भी अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अच्छा, एक मोटेरा स्टेडियम है, वो भी अहमदाबाद में है। वैसे इसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन यहीं पे किया गया था। सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, इसकी कैपेसिटी है 1.10 लाख, इतने लोग बैठ सकते हैं। फिर अभी किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने ही उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इतना सा है कि कोविड-19 महामारी के कठिन समय में छात्रों को जो भी परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। फिर है किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसी ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। और पिछले 4 सालों में इसने तीसरे बार ये पुरस्कार जीता है। बाकी भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में बनेगा ये। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये अभी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते ही हो, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना था ये। फिर अभी किसे गूगल क्लाउड के द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अनिल बंसाली। बाकी संजय कोठारी की बात करेंगे, मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे। सुरेश कुमार पटेल आप जानते ही हो, ये विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सतर्कता आयुक्त बने थे। और विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था इनको। अच्छा, गूगल की बात कर ले तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? कैलिफोर्निया यूएस में। फाउंडर 2 जने हैं, लेरी पेज और सर्जे बिन। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और गूगल यानी कि अल्फाबेट और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और अभी इसमें एक अपॉइंटमेंट भी आया था, गूगल पे इंडिया की सीईओ बनी थी शिखा शर्मा। इसके अलावा याद रखना गूगल ने कम दिखाई देने वाले जो एंड्रॉइड यूजर हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जिसका नाम था टॉक बैक, उसको भी बनाने की घोषणा की थी। फिर अभी एमएसएमई मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और इस पोर्टल पर एमएसएमई से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इस पोर्टल का उद्देश्य है एमएसएमई सेक्टर्स की शिकायतों को हल करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनकी मदद करके उन्हें छोटे से बड़ा बनाना। गरुड़ की बात कर ले तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया था ड्रोन की जो परमिशन लेनी होती है उसको आसान बनाने के लिए। अतुल्य नाम से पुणे स्थित जो एक डिफेंस इंस्टीट्यूट है उसने माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया था। और सहयोग की बात करेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। एमएसएमई मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और एमएसएमई बने थे हमारे अभी कौन? अरविंद कुमार शर्मा। वैसे नितिन गडकरी जी के पास एक और मंत्रालय है, परिवहन व राजमार्ग मंत्री भी है ये, और इसके भी अभी नए सचिव बने थे गिरधर अरमाने। फिर अभी सेबेस्टियन वेटेल जो 2020 F1 सीजन के अंत में फेरारी से अलग हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। तो ये जर्मन कार रेसर है सेबेस्टियन वेटेल, और 2020 F1 सीजन के अंत में ये फेरारी से अलग हो जाएंगे। ये 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और अब तक फेरारी के लिए 14 रेस भी ये जीत चुके हैं। अच्छा, यहीं से मिलता जुलता एक प्रश्न मैंने आपको बताया भी था कि फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी उसको जीत लिया था चार्ल्स लेक्लर्क ने, और वो भी फेरारी के ही ड्राइवर हैं। फिर है अभी ICCR ने किस नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड वी फाइट। ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यानी कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद।
और इसने अभी यूनाइटेड वी फाइट नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया है। इसे लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया गया है। और इसी तरह से आपको याद होगा HDFC बैंक ने भी अभी एक सॉन्ग रिलीज किया था #हम हार नहीं मानेंगे नाम से, और पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, ये फीफा ने इस मूवमेंट को शुरू किया था। और एक कैंपेन भी इसने शुरू किया था #वी विल विन नाम से। बाकी टीम मास्क फोर्स ये BCCI ने लॉन्च किया था। फिर है भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2021 तक के लिए। ये पहले इसी साल होने वाला था नवंबर में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। और ये पॉइंट तो शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब ये बता दिया गया है कि ये कब होगा। अब ये 2021 में होगा, 17 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। और भारत में ये 5 जगहों पे होगा, अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, कोलकाता में और मुंबई में। इसके अलावा मैं आपको और पॉइंट बताऊं, जैसे कि अभी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में होने वाला था नवंबर में, इसे भी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये कहाँ पे होगा? ये स्पेन में होगा। और 2021 में जो फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला था, उसे भी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसे कोरोना वायरस के कारण स्थगित नहीं किया गया है, ध्यान से सुनना, इसे स्थगित किया गया है टोक्यो ओलंपिक के कारण। क्योंकि आपको पता है टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाले थे, कोरोना वायरस के कारण अब ये 2021 में होंगे, तो दोनों का टाइम टकरा रहा था, इसीलिए उनको स्थगित करना पड़ा 2022 में। अच्छा, इसी कारण से सेम पर्पस, टोक्यो ओलंपिक वाला पर्पस के कारण 2 और गेम्स को स्थगित करना पड़ा। एक तो है 2021 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने वाले थे, उनका भी टकराव हो रहा था टोक्यो ओलंपिक से, दोनों की डेट टकरा रही थी, तो अब उनको आयोजित किया जाएगा 2023 में। और इसी तरह से 2021 में वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे अमेरिका के बर्मिंघम में, उसे भी 2022 के लिए शिफ्ट कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना। बात फीफा की है। देखो, फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फिनिटिव। और इसका मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, आपको याद होगी अभी फीफा रैंकिंग आई थी जिसमें टॉप पे था बेल्जियम, और भारत की रैंक क्या रही थी उसमें? 108 रैंक रही थी। वैसे फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में होंगे वो कहाँ पे होंगे? याद रखो, कतर में होंगे। और उसके बाद 2026 में जो होंगे वो होंगे 3 जगह पे, USA, मैक्सिको और कनाडा में। फिर है अभी फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। और ये प्रश्न तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय बनी थी, लेकिन अभी इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। और ये प्रश्न आपका 200% इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आएगा डेफिनेटली ये प्रश्न, याद रखना। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो प्राइज मनी आएगी वो सब डोनेट कर दूंगी तेलंगाना CM रिलीफ फंड में। और इन्हें एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए ये अवार्ड मिला है। मैंने आपको बताया था जो फेड कप है ये किस खेल से संबंधित है। देखो, प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं कई बार कि ये फेड कप बताओ किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से ही संबंधित है। महिलाओं का टेनिस चैंपियनशिप होती है ये, और पुरुषों की जो होती है उसको कहते हैं डेविस कप। फिर अभी किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो ये रुमाल केवल लाल, काले और सफेद रंग में आता है, तो सिंपल सा याद रखना, तेलंगाना का है तेलिया रुमाल। इसके अलावा अभी झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को भी GI टैग मिला है। और कुछ और अभी रिसेंटली जिनको GI टैग मिले हैं इसी महीने में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को मिला है GI टैग, मणिपुर के काले चावल को मिला है GI टैग, गोरखपुर टेराकोटा को मिला है GI टैग, तमिलनाडु के कदलाई मित्तई को मिला है GI टैग, और अभी तमिलनाडु के ही तंजावुर नेती वर्क जो कि एक पारंपरिक कला है उसे, और अरम्बवूर वुड नक्काशी जो कि लकड़ी से बनाई जाती है, उसको भी मिला है GI टैग। GI मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। पहला GI टैग किसको मिला था और कब मिला था? तो ये दार्जिलिंग टी को मिला था, और इसको मिला था ये 2004 में, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नाम बताना है आपको उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। एक्चुअली में अभी कोविड-19 के कारण जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का 47वां वार्षिक सम्मेलन होना था वो नहीं हो पाया, और इसी सम्मेलन के बाद नरेंद्र ध्रुव बत्रा भी रिटायर्ड होने वाले थे। अब ये सम्मेलन अगले साल होगा मई में, और इस सम्मेलन के बाद ही नरेंद्र ध्रुव बत्रा रिटायर्ड होंगे। इसलिए प्रश्न में कहा गया है कि उनका कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
बाकी श्रीकांत माधव वैद्य की बात करेंगे, इंडियन ऑयल कंपनी के चेयरमैन बने थे। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे, ये तो मैं काफी बार बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे। एक सतर्कता आयुक्त भी बने थे जो आप जानते होंगे, सुरेश कुमार पटेल। अच्छा, एक दिलीप कुमार पटेल भी आपने पढ़ा होगा, ये एनटीपीसी के HR डायरेक्टर बने थे, ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर। फिर अभी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 मई को। और मैंने आपको बताया था ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई और एक अक्टूबर में। और मई और अक्टूबर में भी कब, दूसरे शनिवार को। तो इसकी डेट हर साल चेंज होती है, तो आप तो इस साल का याद रखो। अब एक तो 9 मई को मना रहे हैं और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे। तो प्रवासी पक्षियों के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि इसकी थीम क्या रही है। इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। फिर है भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है, तो आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान को। देखो, भारतीय मौसम विभाग ये क्या काम करता है, भारत में मौसम का पूर्वानुमान करता है, यानी कि कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कैसा मौसम रहेगा। तो अब इसने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपनी मौसम पूर्वानुमान सूची में शामिल कर लिया है। मतलब अब इनके भी मौसम का पूर्वानुमान करेगा ये दोनों क्षेत्र आपके POK में आते हैं, यानी कि है तो हमारी, लेकिन इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान वालों ने। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं। बाकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसके अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, मृत्युंजय महापात्रा। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से किसको नियुक्त कर दिया, तो आंसर होगा कुमार संगाकारा को। कुमार संगाकारा ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान है, जो कुछ समय पहले ही संन्यास ले लिया था इन्होंने। और आपको याद होगा 2019 में मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश यानी कि नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे ये। और ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और अभी इनका 1 साल का कार्यकाल होता है, तो 1 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, अब दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुन लिया गया है। बाकी ग्रीम स्मिथ की बात करेंगे, ये साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान है और अभी इनका नाम भी न्यूज़ में था क्योंकि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के नए डायरेक्टर बने ये। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल ही ग्रीम स्मिथ और टिम में ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। इन दोनों को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का मानद आजीवन सदस्य चुना गया था। अच्छा, ध्यान सुनना, ये MCC मतलब यहाँ पे मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब मत कर देना। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो गाइज ये लीजिए, अप्रैल मंथ के दूसरे वाले वीक का सेकंड वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि अप्रैल मंथ के दोनों वीक हम कवर कर चुके हैं। मेरी तरफ से कवर हो गया है, अब आपको आपकी तरफ से कवर कर लेना है। वीडियो को अच्छे से देख लेना है और इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज आप जरूर लगाना, आप ही लोगों के लिए क्विज बनाई जा रही है। और साथ में देखना कि कैसा परफॉर्मेंस आप कर पा रहे हो। हमेशा कोशिश करा करो, जैसे आपने सेकंड वीक की क्विज लगाई तो उसके बाद आप फर्स्ट वीक वाली क्विज भी लगाओ और खुद से एनालिसिस करो कि कहीं मैं पीछे वाले क्वेश्चन तो नहीं भूल गया हूं ना। हमेशा ये चेक जरूर करते रहो ताकि एग्जाम में पछतावा ना हो कि यार ये सब आते तो थे लेकिन मैंने एक बार रिवीजन और नहीं किया। तो सब आपको ऑप्शन याद आए लगेंगे, फिर सारे आपको ऑप्शन कंफ्यूजन वाले लगेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि यार क्वेश्चन देखा तो लग रहा है लेकिन पता नहीं क्या होगा। और ये चीजें कब होती है, जब आप पढ़ तो सारी चीजें लेते हो लेकिन टाइम टू टाइम उसका रिवीजन नहीं करते हो। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ रिवीजन पे। चाहे आप कम चीजें पढ़ लो लेकिन रिवीजन पूरा करो। और गाइज अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज इसे शेयर जरूर करा करें आप लोग। उम्मीद है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। थैंक यू गाइज।